हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस हैं। तो इन पांचों क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से परिचित कराया है, तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग वहां इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या लिखा है। पहला है कि 2 माइनस करड़ी में 5। तो हम लोग अब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब देखो, ये जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो दोनों निरसन की क्रिया के द्वारा कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से ये जो 1/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यदि किसी भी परिमेय संख्या में हम लोग एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखो, उसी प्रकार से ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या ये 2 है, परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो सरल करना है। इसमें पहला है 3 धन करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में है 2 धन करड़ी में 2। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, एक नियम बताया है कि यदि a प्लस √b है इस तरीके से, और c प्लस √d है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है? ac प्लस a√d प्लस √b इंटू c प्लस √b इंटू d। इस तरीके से क्यों होता है? अब इसी नियम पे लगाएंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसमें, यानी कि पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 3 गुणित 2 प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा √2 में। अब फिर इस √3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 √3 होगा, और प्लस √3 का मल्टीप्लाई होगा √2 में। इस तरीके से अब इसको लिख सकते हैं 2 3 6, और ये हो जाएगा 3√2, और प्लस ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा √6। अब इसी में दूसरा है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो ये देखो, कुछ न कहीं a प्लस b और a माइनस b के रूप में लग रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हम लोग पहले का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, और दूसरे का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 3, क्योंकि √3 गुणते √3 बराबर होता है 3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 6
9 में से 3 गया 6 आंसर। तीसरे नंबर का है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, यानी कि a का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि a के रूप में क्या होगा √5 और b के रूप में होगा √2। तो उसी तरीके से √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते √5 गुणते √2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5। क्यों आएगा? क्योंकि यदि हम लोग √5 गुणते √5 करें तो ये आता है 5। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर करें तो ये आएगा 2 और धन इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 √10। तो ये जब करेंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2 √10, ये हो जाएगा आंसर। अब चूंकि ये संख्या इसमें नहीं जुड़ पाएगी, क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में पूरे तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको इसी फॉर्म में बस लिख दिया जाता है। अब इसमें चौथा है √5 माइनस √2 गुणते √5 प्लस √2। तो ये भी a माइनस बी गुणते a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि ये भी जब हम लोग लिखेंगे तो इस कैसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है और इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आप लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 और 5 में से 2 जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई c/d है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि जो पाई होता है उसको हम लोग वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि को c लें और व्यास को d लें तो c/d, यानी कि c और d के अनुपात द्वारा पाई को परिभाषित किया जाता है। देखो, कोई भी वृत्त होगा तो उस वृत्त के यदि परिधि और व्यास का अनुपात लिया जाए तो वो अनुपात हमेशा एक अपरिमेय होगा, यानी कि यदि उसके परिधि में उसके व्यास से भाग दें तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि देखो, पाई का मान होता है 22/7। यदि 22/7 है तो वो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन अगर पाई लिखा होता है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है और ध्यान में रखनी भी, क्यों? तो इस प्रकार से पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में इस तरह की संख्याओं का निरूपण करना बतला रखा है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे 9.3 करड़ी में हो तो उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9.3 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो इस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए पहले हम लोग एक रेखा खंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 9.3
और इस पॉइंट को नाम देंगे ए और इस पॉइंट को नाम देंगे बी, और ये जो दूरी होगी ये होगी 9.3 इकाई की। अब देखो क्या करते हैं कि जो बिंदु बी है इस बिंदु से एक इकाई की यानी कि एक इकाई की जिसकी लंबाई 1 यूनिट होगी उतनी लंबाई की एक और रेखाखंड खींचते हैं और इस बिंदु का नाम देते हैं सी। अब क्या करते हैं ए और सी का हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ए और सी का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा और उसको मान लेते हैं हम लोग ओ। अब क्या करते हैं देखो चूंकि ओ मध्य बिंदु है तो ए ओ बराबर होगा ओ सी, तो इसी तरीके से या तो ओ सी या फिर ओ ए दोनों में से किसी एक के बराबर का एक चाप लेते हैं और इस चाप से एक अर्धवृत्त बनाते हैं और वो अर्धवृत्त कुछ इस तरह बनेगा। चाप लेकर बनाएंगे तो वो अर्धवृत्त कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो जब अर्धवृत्त बन जाता है तो क्या करते हैं एसी रेखाखंड पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो कि पॉइंट बी से होते हुए जाती है। किस पॉइंट से जाती है? पॉइंट बी से होते हुए जाती है। यानी कि एसी रेखा पर जब हम एक लंब खींचे जो पॉइंट बी से जाए वो कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरह से। तो और ये अर्धवृत्त के जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे डी। अब देखो ये जो बी से लेकर डी तक की जो रेखाखंड की लंबाई है वो प्रदर्शित करेगा √9.3 को। किसको प्रदर्शित करेगा? 9.3 को। अब हम लोग क्या करेंगे बिंदु बी को यहाँ से, ये बिंदु बी है और इस बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे और एक नंबर लाइन के रूप में इसको बनाएंगे। तो ये होगा, इसको मूल बिंदु मानेंगे तो ये 0 होगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो क्या करेंगे बी को मूल बिंदु माने और इस मूल बिंदु से अब BD के बराबर एक चाप लेंगे, BD त्रिज्या की एक चाप लेंगे और इस त्रिज्या के चाप के बराबर B से जब हम लोग एक चाप खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा चाप से। तो इसी पॉइंट को हम लोग प्रदर्शित कर देंगे 9.3 को। तो इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, जिसमें पहला है 1/√7। तो मैंने पिछले वीडियो में परिमेयकरण के बारे में बताया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे परिमेयकरण किया जाता है। तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो 1/√7 को हम लोग √7/√7 से गुणा और भाग करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ऊपर 1 का √7 में गुणा होगा तो ये होगा √7 और √7 का √7 में गुणा होता है तो ये आ जाता है 7। तो इस तरीके से ये परिमेयकरण हो गया। अब इसी में दूसरा है 1/√7 - √6। तो जब इसका परिमेयकरण करना होगा तो इसको करेंगे 1/√7 - √6 और इसके संयुग्मी से, हर के संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे, यानी कि √7 धन √6 बटा में √7 धन √6 से गुणा और भाग करेंगे। अब देखो इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा √7 धन √6 और नीचे जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a - b गुणते a + b
तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। इस तरीके से अब जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और बटा में हो जाएगा 7 माइनस 6। अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा 7, अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 6। तो इस तरीके से अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटा में ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आंसर। अब इसी में तीसरे नंबर का है 1/√5 प्लस √2। तो इसका हम लोगों को परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, 1/√5 प्लस √2 में हम लोग इस हर के संयुग्मी से गुणा और भाग कर देंगे, यानी कि √5 माइनस √2 बटा में √5 माइनस √2 से गुणा और भाग कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ऊपर प्राप्त होगा √5 माइनस √2 और नीचे होगा a प्लस बी का और a माइनस बी का गुणा है, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और बटे में हो जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका आप लोग जानते होंगे कि यदि तो इस तरीके से इसका जब स्क्वायर होगा तो 5 आएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे में 3। ये हो जाएगा परिमेयकरण। अब इसी में लास्ट है 1/√7 माइनस 2। इसका परिमेयकरण करना है। जब परिमेयकरण करना है तो आप लोग जानते हैं कि हर के संयुग्मी से गुणा और भाग किया जाता है। तो हर का संयुग्मी से गुणा और भाग कर देंगे हम लोग। तो इसका संयुग्मी होगा √7 धन 2 बटा में √7 धन 2। इसके संयुग्मी से हम लोग गुणा और भाग कर दिए तो ये आ जाएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √7 धन 2 और बटे में जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस फॉर्म में a माइनस बी प्लस गुणते a प्लस बी। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर√7 प्लस 2 बटे में हो जाएगा, जब अंडर√7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 गया 3। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उन वीडियो को देखें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।